Here we back with the most requested video of this channel, the part 2 of डार्क साइकोलॉजी टेक्निक्स। इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी टेक्निक्स बताऊंगा जो डार्क साइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा रेयर हैं और आपको यहाँ से यहाँ ले जा सकती हैं। तो डार्क साइकोलॉजी होती क्या है? डार्क साइकोलॉजी आप ह्यूमन बिहेवियर को हैक करके लोगों के इमोशंस के साथ खेलते हैं, उसे ही डार्क साइकोलॉजी कहते हैं। अपने काम के लिए किसी भी इंसान के बिहेवियर के साथ खेलना डार्क साइकोलॉजी कहलाता है। तो इससे बचे कैसे? इन सारी टेक्निक्स को जानने के बाद आप इनसे अपने आप को बचा सकते हैं उन लोगों से जो आज भी इन टेक्निक्स का यूज़ कर रहे हैं। पर उससे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, आपको सिर्फ इन टेक्निक्स का यूज़ अपने बचाव के लिए करना है, ना कि किसी को परेशान करने के लिए। ये टेक्निक्स किसी इंसान के दिमाग के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकती हैं। तो प्लीज़ किसी की मेंटल हेल्थ के साथ ना खेलें, बल्कि अपना बचाव करें। अथॉरिटी में हम अपना एक बायस देखते हैं, जिसमें लोग उन लोगों पर ज़्यादा भरोसा करते हैं जो उस फील्ड के प्रोफेशनल या एक्सपर्ट होते हैं। एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान आपसे किसी प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए कहे जो आयुर्वेदा से रिलेटेड है, तो आप नहीं करेंगे। इसी प्रोडक्ट को एक बाबा रेकमेंड कर दे तो आप बिल्कुल उस प्रोडक्ट को लेंगे। ऐसा हमने टीवी पे देखा है। और इसी का फ़ायदा उठाया 1920 में द फादर ऑफ प्रोपेगेंडा डॉक्टर एडवर्ड बर्नेज में। 1920 में अमेरिका में बेकन की सेल रैपिडली गिरती जा रही थी। डे बाय डे बहुत सारी कंपनियां बंद हो रही थी और लोग बागों ने बेकन खाना छोड़ ही रखा था। इसी बीच एंट्री होती है फादर ऑफ प्रोपेगेंडा द डॉक्टर एडवर्ड बर्नेज की। उन्होंने एक नई मुहिम चलाई, एक नया कैंपेन चलाया द हेल्दी स्टार्ट ऑफ द डे के नाम से, जिसमें उन्होंने बहुत सारे साइंटिस्ट को इकट्ठा करा, बहुत सारे डॉक्टर्स को इकट्ठा करा और उनसे फेक रिसर्च पेपर बनवाए, जिसमें कहा गया कि आपका ब्रेकफास्ट आपके दिन का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मील है और उसको आपको हैवी कंज्यूम करना है डेली। जिससे हुआ क्या? जिससे बेकन की सेल रैपिडली बढ़ गई और तो और लोग बागों का आज तक ब्रेकफास्ट हैवी होता है। अमेरिका में बेकन एंड एग्स आज भी अमेरिका का क्लासिक ब्रेकफास्ट माना जाता है, जो काफ़ी हैवी होता है। तो इसी तरीके से अथॉरिटी कैन बी यूज्ड टू मैनिपुलेट और मिसलीड पीपल। आपको इन लोगों से बचना है। अपने आप से पूछें कि ये प्रोडक्ट वाकई में अच्छा है या फिर सिर्फ एडवर्टाइजमेंट है, और इसे ही फैंटम अथॉरिटी कहते हैं। सोशल प्रूफ प्रिंसिपल, इसमें हम देखते हैं अपना मंकी माइंड कैसे हम ज़्यादातर लोगों को देखकर अपने विचार बनाते हैं, अपना डिसीजन लेते हैं, चाहे किसी रेस्टोरेंट की पॉपुलैरिटी हो या किसी मौत सी चीज़ को ओवर हाइप करना। इसी तरीके से रेड बुल ने भी हमारे दिमाग को समझा और अपने मार्केटिंग कैंपेन चलाया, जिसमें रेड बुल ने खाली कैनों को जगह जगह पर रख दिया और हमें लगा कि रेड बुल ज़्यादा कंज्यूम करी जा रही है, जिससे लोगों के बीच क्यूरियोसिटी बनी कि हमें भी एक बार रेड बुल टेस्ट करनी चाहिए। और यही रेड बुल के रैपिड सक्सेस का कारण बना। साथ ही साथ चाय सुट्टा बार ने भी कुछ इसी प्रकार की टेक्निक अपने बिजनेस मॉडल में यूज़ करी, जहां पर चाय सुट्टा बार के फाउंडर ने अपने दोस्तों को इकट्ठा करके अपने कैफे को बुलाया और फ्री चाय पिलाई, जिससे लोगों को लगा कि यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा रश रहता है, इसका मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट अच्छा होगा। ऐसे ही लोग जब टिकट लेने के लिए लाइन में लगते हैं, तो वो भी एक सोशल प्रूफ का ही एग्जाम्पल होता है। ये सारे तो पॉजिटिव यूज होते हैं सोशल प्रूफ के। देयर इज वन नेगेटिव यूज ऑफ सोशल प्रूफ ऑल्सो, जिसमें हम देखते हैं सोशल मीडिया पे बढ़ रहे हैं फेक फॉलोवर, जहाँ पे आधे से ज़्यादा क्रिएटर फेक फॉलोवर्स रखते हैं। अगर आप किसी क्रिएटर को देखते हैं जिसके 40 मिलियन फॉलोवर हैं, तो उनमें से 75% फेक होते हैं। पर ऐसा वे क्यों करते हैं? क्योंकि हम लोग उन लोगों को ज़्यादा रिस्पेक्ट और ज़्यादा वैल्यू करते हैं जिनके ज़्यादा फॉलोवर होते हैं। आज की मेंटलिटी ऐसी है, हमें लगता है जिसके जितने ज़्यादा फॉलोवर वो उतना बड़ा ज्ञानी और उसकी नॉलेज उतनी ज़्यादा प्योर है, पर ऐसा नहीं है। फेक फॉलोवर दिखाकर आपको सिर्फ ललचाया जा रहा है और कुछ नहीं। रेसिप्रोसिटी, इसमें हम समाज का एक बहुत ही ज़्यादा यूज्ड कल्चर देखते हैं, जिसमें हम एहसान करते हैं और एहसान उतारते हैं। जब तक हम किसी का एहसान उतार न दें, हमारे दिल को सुकून नहीं मिलता। और इसी का फ़ायदा उठाकर बहुत सारी कंपनीज रेसिप्रोसिटी को एज अ टूल यूज़ करती हैं, जैसे कि हमने बहुत सारे पब्लिक मॉल्स में भी देखा है, जहां पर आपको फ्री सैंपल्स दिए जाते हैं किसी प्रोडक्ट के
ताकि आप उन्हें खरीद सको, और इससे चांसेस भी ज़्यादा हाई हो जाते हैं। जब आप एक आइसक्रीम को टेस्ट करते हैं तो आप उसे खरीदते भी हैं, क्योंकि आप जलील फील करते हो जब तक वो खरीद ना लो, आप उसके फ्री सैंपल का भुगतान ना कर दो, आप बहुत जलील फील करते हो। पर इसका यूज़ कई बार बहुत ज़्यादा इविल भी हो सकता है, जैसे कि रिश्वत। लोग बाग किसी इंसान को गिफ्ट देकर, पैसे देकर इतना दबा देते हैं कि वो किसी बात को रेसिस्ट नहीं कर पाता। वो उनके एहसान के तले दब चुका है और वो अब सब कुछ करेगा जो वो कहेंगे। प्रोजेक्शन, इसमें इंसान अपनी गलतियां, अपनी खामियां दूसरे के ऊपर थोपता है। जैसे कि कोई इंसान कहे अपनी गर्लफ्रेंड से कि तू मेरे ऊपर चीट कर रही है, जबकि वो खुद उस पर चीट कर रहा है कई सारे अफेयर्स के साथ। ऐसे ही एग्जाम्पल हम देखते हैं पॉलिटिशियन में, जहाँ पर वो खुद ही कमियों को किसी और के ऊपर टाल देते हैं, किसी पास्ट में रहे लीडर के ऊपर टाल देते हैं कि उसकी गलती है, उसकी वजह से आज ये हो रहा है। पर ऐसा कुछ नहीं है, वो तुम्हारी नाकामियाँ हैं, वो सिर्फ तुम्हारी नाकामियाँ हैं। सो बेसिकली आप इसमें अपनी गलतियों को किसी और के ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं, अपने सेल्फ को किसी और के ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं। ऐसे ही बहुत सारे पेरेंट्स भी करते हैं, जब उनकी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं होती है, उन्हें जो उन्हें बनना था वो नहीं बन पाते, तो वो चाहते हैं कि उनका बच्चा उनके लिए वो करे। वो अपना सेल्फ किसी और के अंदर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, मतलब किसी और के अंदर देख रहे हैं। रिवर्स साइकोलॉजी, इसमें आप अपना काम निकलवाते हैं लोगों से इनडायरेक्टली। आप उन्हें वो ऑर्डर करते हैं जो आप चाहते नहीं हैं, बल्कि बिल्कुल अपोजिट ऑर्डर करते हैं। लाइक अगर आप चाहते हैं बैठ जाओ तो आप कहोगे खड़े हो जाओ और चले जाओ यहाँ से, तो बैठ जाएंगे। अगर आप चाहते हो कि वो तुमसे बात करें तो उनसे कहो कि मुझसे बात मत करो, अभी मैं बिजी हूँ। वो चाहेंगे फिर बात करना। इसका यूज़ बचपन में मैंने बहुत करा है। मुझे पता लग गया था कि जो भी मैं कहता हूँ अपनी बहन से वो नहीं करती। तो जब भी हम टीवी देखते थे और मुझे कोई चैनल पसंद नहीं आता था, तो मैं उससे कहता था कि इसी पे लगा रहने दो, वरना मैं तुझे मार दूंगा। ऑफ कोर्स कोई भी इंसान ऑर्डर लेना पसंद नहीं करता, वो भी नहीं करती थी, तो वो उस चैनल को चेंज कर देती थी। मेरा काम भी हो जाता था और उसे पता भी नहीं लगता था। ये टेक्निक मैंने काफ़ी सालों से यूज़ करता आ रहा हूँ। आप भी करें, पर नॉट फॉर रॉन्ग पर्पस। आइसोलेशन, ये एक बहुत ज़्यादा अच्छी टेक्निक हो सकती है अगर आपको किसी के दिमाग में अपना पर्सपेक्टिव बनना है। इसमें आप इंसान को उसके सपोर्ट सिस्टम लाइक फैमिली, फ्रेंड्स और बाकी दुनिया से अलग कर देते हैं और अपना पर्सपेक्टिव उनके दिमाग में भर देते हैं। जैसे कि हम देखते हैं नॉर्थ कोरिया में सिर्फ 2 ही न्यूज़ चैनल हैं जो उन्हें बाहरी दुनिया से अलग कर देती है, और उन 2 न्यूज़ चैनल पे भी सिर्फ एक ही एजेंडा चलाया जाता है, जिसमें हमेशा उनके लीडर, उनके सुप्रीम लीडर को डिफेंड करते हुए देखा जाता है। जहाँ पे वो कुछ भी कर दे, मीडिया उनके सपोर्ट में ही बोलेगी, अगर नहीं बोलेगी तो मार जाएगी। ब्रेन वॉशिंग में भी आइसोलेशन का एक बड़ा ही अहम किरदार होता है, जिसमें इंसान को बाहरी दुनिया से अलग कर दिया और उसके दिमाग में एक पार्टिकुलर पर्सपेक्टिव बिठाया गया। सम ऑफ द नार्सिसिस्ट अब्यूजर्स भी यही करते हैं। इंसान को सबसे पहले उसके सपोर्ट सिस्टम से अलग किया, फिर उसकी कमियों को उसके सामने लाए, उसको इनसिक्योर बनाया और अपने पे डिपेंड कर लिया, और फिर वायलेशन, फिर डोमेस्टिक वायलेंस। These all things we see every day in our life, बट हम फोकस नहीं कर पाते। और अब मुझे लगता है कि आप इन सारी टेक्निक्स को जानने के बाद फोकस कर पाओगे और देख पाओगे कि दुनिया में कैसे क्या चल रहा है। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी लगी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी इन्फॉर्मेटिव और समझ में आई है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड अगेन वीडियो को शेयर मत करना। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी, लाइक इसका पहला पार्ट नहीं देखा, तो हियर इज द वीडियो, प्लीज़ गो एंड वॉच दिस वीडियो।